हेलो दोस्तों। मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। क्लास 10th का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन की आज हम बात करेंगे, और नेशनलिज्म यूरोप में कैसे आया इस चैप्टर को अगर आप इस जितने भी हमारे वीडियोस आने वाली है इस चैनल पे, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इन वीडियोस को देख के अपनी पूरी एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हो। ये चैनल आप सबके लिए इसलिए खोला है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो बेसिकली इस फोटोग्राफ से स्टार्ट होता है। आपकी बुक में सबसे पहले यही एक फोटो दे रखी होगी, और ये फोटो का एक बहुत बड़ा मतलब है। इसी को आज हम समझने वाले हैं। अगर हम इस फोटो को देखें तो देखो नीचे क्या लिखा हुआ है। ये फोटो आपका है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो। तो ये फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में ये पेंटिंग बनाई है, और इस पेंटिंग का बहुत बड़ा महत्व है पूरा यूरोप की हिस्ट्री के लिए। ये पेंटिंग में कई बातें हैं जो कि आपको समझनी है। अगर हम ध्यान से देखें इस पेंटिंग की, तो इसके पेंटिंग का एक तो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हमें समझना है, और आपको समझ में आ भी रहा होगा। ये कुछ भगवान टाइप दे रखे है ना। ऊपर देवता है, बीच में है जीसस क्रिस्ट। जीसस क्रिस्ट, बिकॉज हम तो बाहर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अपने इंडिया की तो पढ़ नहीं रहे। इंडिया में तो बहुत सारे भगवान है। तो यहाँ पर आप देखो तो ये ऊपर वाला हिस्सा तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये है पूरा संत महात्मा जीसस क्रिस्ट। ठीक है। ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो ये क्या है। ये आपको दिख रहा है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आजादी का एक स्टैचू, यानी कि ये बेसिकली स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। लेकिन ये वो वाली, आप ये ना समझना कि यूएसए में स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ तो है ही नहीं। कुछ लोग दिमाग में सवाल आएगा कि यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए में नहीं है। मेरे भाई, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि यूएसए वाले मैं कह रहा हूँ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मतलब है कि यहाँ पर इसका ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आजादी का सिंबल होता है। इट इज अ सिंबल ऑफ लिबर्टी, कि हमें आजादी मिल गई है। ठीक है। उस चीज का सिंबल दिखाता है ये। और ये पूरी लाइन क्या है, इसको हमें समझना है। इतनी बड़ी लाइन देखो पीछे से चलती आ रही है। ये पूरी की पूरी लाइन क्यों जा रही है सारी की सारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ, उसको हमें समझना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा जो चैप्टर यहाँ पर होता है, सबसे पहले यहाँ पर इसको ये देखना है 1848 में फ्रेडरिक सोरियो, इस बंदे का नाम जरूर याद रखना। फ्रेडरिक सोरियो जी ने ये पेंटिंग बनाई है। और फ्रेंच आर्टिस्ट है ये। इन्होंने एक सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स बनाए थे, विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक ही कॉल्ड है। वो अपने वर्ल्ड को डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक कहता था। उसने अपना जो विजुअलाइजेशन है वो अपने 4 प्रिंट्स में दिखाया गया। प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, जहां पर अपने आपको ये अपने ड्रीम को जैसा वो चाहता है, क्या चाहता है वो, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जिसे बोलता है अपने ड्रीम को कि मेरा दुनिया डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक हो गई। तो उस ड्रीम को दिखा रही है इस पिक्चर में, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। क्या मतलब है इसका, अगर आप ध्यान से देखो तो सोशल रिपब्लिक्स, 9th में आपने हिस्ट्री पढ़ी है, सारी की सारी कनेक्ट करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का बेसिकली मतलब यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि हमें जो है कंट्री को एक नेशन स्टेट बनाना है, राष्ट्र होना चाहिए। मतलब क्या, कि कंट्री हमारा किसी मोनार्ची से ना चले। मोनार्ची यानी कि राजा महाराजा का राज ना रहे, हमारा देश में चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। दैट इज नेशनल स्टेट। ठीक है। चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। तो यही वो पेंटिंग के थ्रू अपने, अब ये आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, वो दुनिया थोड़ी है पूरी की पूरी यहाँ पर।
कहाँ है पूरी दुनिया? इंडिया तो दिख नहीं रहा कहीं पे, इंडिया का झंडा है ही नहीं। अगर पूरी दुनिया की बात करें कि मेरी पूरी दुनिया नेशन स्टेट होनी चाहिए, कहाँ है पूरे इंडिया में? इंडिया कहाँ है ही नहीं इंडिया। देखो इसका इसका पूरी दुनिया का मतलब क्या है? इनमें जो पूरे वर्ल्ड की जो बात कर रहा है, अपनी नेशन स्टेट वर्ल्ड की बात कर रहा है, वो बेसिकली पूरे यूरोप की बात कर रहा है ये, पूरे यूरोप की। ये बात सिर्फ इसकी नहीं कर रहा कि पूरी दुनिया, इसके लिए पूरी दुनिया का मतलब क्या है? यूरोप। यानी कि जो हमारी हिस्ट्री है ना, उसका पूरी हिस्ट्री जो आप पढ़ते हो वर्ल्ड की, वो सारे के सारे जो मेन सेंटर उसका कहाँ है? यूरोप। वो यूरोप से निकली हुई है। वो सारे हिस्ट्री में यूरोप की बात ज्यादा करेगा, जितनी भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे पूरे वर्ल्ड की। हमारी हिस्ट्री जो बनाई गई है, वो यूरोप को मद्देनजर रखे हुए बनाती हुई बनाई गई है। इसलिए सारे कहानी ज्यादातर आप यूरोप की पढ़ते हो। तो यूरोप की वर्ल्ड, यूरोप ही उसका पूरा दुनिया है। तो वो जो अपनी दुनिया की बात कर रहा है, वो इसका मतलब पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा। पूरे वर्ल्ड का इसका, इसके लिए पूरी दुनिया क्या है? इसके लिए पूरी दुनिया सिर्फ अपना यूरोप है। ये अपने पूरे यूरोप की बात कर रहा है कि मेरा यूरोप डेमोक्रेटिक स्टेट होना चाहिए, मेरा यूरोप पूरा सोशल रिपब्लिक, यानी कि राष्ट्रवाद होना चाहिए, नेशन स्टेट होनी चाहिए, राजा महाराजा का राज ना हो। तो ये वो बात कर रहा है। समझ आ रही है यहां तक बात? तो ये पूरी बात समझ में आ गई। ये पेंटिंग किसने बनाई? 1848 में बनाई थी, फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी। एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए। 4 प्रिंट्स बनाए इस पेंटिंग के। इन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए गए, ठीक है। और ये 4 प्रिंट्स में अपने दिखाया गया उसका ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, जिसमें वो चाहता है डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक हो। अब देखो, पहला प्रिंट, 4 प्रिंट बनाए रखे थे। पहला प्रिंट क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. ये जो पहला प्रिंट है, ये जो हम दिखा रहे हैं, ये जो फिगर है, ये पहला प्रिंट ही है उसका, ठीक है। फ्रेंच आर्टिस्ट ने, फ्रेडरिक सोरियो ने 4 प्रिंट बनाए थे। हम पहले प्रिंट की बात कर रहे हैं, जिसमें वो क्या दिखा रहा है? यूरोप और अमेरिका के पीपल को दिखा रहा है, ठीक है। ये अपने यूरोप और अमेरिका के पीपल को दिखा रहा है कि देखो ये सारे एक ट्रेन में लगे हुए हैं। जैसे आप देख लो, पीछे से चलते आ रहे हैं, यहां से चलते आ रहे हैं, एक लंबी ट्रेन में सारे के सारे एक तरफ भाग रहे हैं। और वो कहाँ भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे एक लॉन्ग ट्रेन में भाग रहे हैं, मैन वुमेन सभी एजेस सोशल क्लास के एक लॉन्ग ट्रेन में भाग रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। क्योंकि उनको लग रहा है कि एंड ऑफरिंग होमेज, उनको लग रहा है कि हमें यहाँ पर होमेज का मतलब क्या होता है? होमेज का बेसिकली मतलब, होमेज का मतलब बेसिकली मतलब होता है श्रद्धा, ठीक है। श्रद्धा या फिर आदर, आदर करना, समान सम्मान करना। तो बेसिकली ये सम्मान कर रहे हैं किसको? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, एज दे पास बाई इट, कि जैसे वो पास हो जाएंगे तो वो सम्मान करते हुए जा रहे हैं। सारे के सारे लगे पड़े हैं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सम्मान करना है। जैसे होता है ना, कई बार मूर्ति लगी हुई है तो उसको भैया वहां पर मत्था टेक के जाना है, कि भैया मूर्ति है। अगर भगवान की मूर्ति लगाई, सब मत्था टेक के जाएंगे ना, वैसे ही वो सम्मान करते हुए उसको पास करते हुए जा रहे हैं। ये हो रहा है यहाँ, उसको सम्मान करते हुए देखो पास होके जाए, ऐसे नहीं रुक रहे सारे वहां पर, जा रहे हैं आगे भी, लेकिन पास करते हुए जा रहे हैं, लेकिन सम्मान करते हुए जा रहे हैं। समझ आ गई बात? आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है? एज यू एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनलाइज लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। जैसे कि आप वो कह रहा है, जानते हो जितने भी उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन के आर्टिस्ट थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर याद करो क्लास 9 में, फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का। वहां पर भी जितने भी उसमें पिक्चर दिखाई गई थी ना, उसमें ज्यादातर फीमेल फिगर होती है। यहां तक कि हमारे यहाँ पर भी आप ध्यान से देखोगे, जो हमारे यहाँ पर वंदे मातरम है या भारत माता जिसे कहते हैं, तो हमारे यहाँ पर भारत को माता कहते हैं, है ना। भारत को पापा थोड़े कहते हैं, क्या कहते हैं? माता। हमारे यहाँ पर फीमेल फिगर दिखाई जाती है, वहां पर भी फीमेल फिगर दिखाई गई थी।
और उसमें क्या कह रहा है वो, अब फीमेल की फिगर का देखो ध्यान से मतलब क्या है। फीमेल फिगर में कह रहा है कि उनके हाथ में एक टॉर्च है इनलाइटमेंट की, एक हाथ में उसने इनलाइटमेंट की टॉर्च पकड़ी हुई है, ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। ये देखो ये टॉर्च है, ये कह रहा है कि एक हाथ में उसने इनलाइटमेंट की टॉर्च पकड़ी हुई है। ये टॉर्च क्या है देखो ध्यान से, वाला ये राइट में नहीं, ये वाली इनलाइटमेंट नहीं है, ये है, ये इनलाइटमेंट है जो लेफ्ट में आप देख रहे हो ना, ये इनलाइटमेंट की टॉर्च है। क्लियर। अब ये इनलाइटमेंट क्या है, क्या मतलब है इसका, बेसिकली इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना, इनलाइटमेंट का मतलब, इनलाइटमेंट का वैसे मतलब होता है कि जब आप, जैसे तालीम यानी कि शिक्षा, शिक्षा कह दो, प्रबोधन कह दो, बहुत जगह यूज होता है, तो शिक्षा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके हाथ में बहुत ज्यादा नॉलेज, नॉलेज है, एंड बहुत ज्यादा उसके हाथ में तालीम है जो और किसी के पास नहीं है। तो जिसके पास बहुत ज्यादा शिक्षा होती है तो हम उसको पूछते हैं। उसके बाद राइट में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, कि मैन के अधिकार की ना बात पहले ज्यादा होती नहीं थी, वुमेन की बात नहीं कर रहा है, मैन के अधिकार की बात कर रहा है। तो जो राइट में जो इन्हें पकड़ा हुआ है ना राइट में, ये मैन के राइट की बात कर रही है, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, कि देखो मैन के राइट कितने जरूरी है, मैन के राइट की बात कर रही है, मैन के राइट क्या क्या है, तो वो बात कर रहा है ये, ठीक है। चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, तो राइट्स ऑफ मैन के जो जरूरी जरूरी चीजें हैं, राइट्स कौन कौन से जरूरी है, उसके ऊपर ये बात कर रही है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। क्लियर, समझ आ गई बात, इसके ऊपर बात कर रही है, ठीक है। घोषणा पत्र है बेसिकली, चार्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा पत्र, अधिकार पत्र, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि देखो ये राइट्स है मैन के, ठीक है, ये राइट्स है मैन के, ये होना चाहिए चीजें, इस, तो घोषणा पत्र, ठीक है। यहां तक क्लियर। देखो आगे क्या कह रहा है वो, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड द इमेज लाइट द स्टैटर्ड रिमेन्स सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। जो आप फोरग्राउंड पे यानी कि जमीन पे जो आप देख रहे हो, अगर हम इसको हटा दे, जो भी आप यहाँ पर इमेज पे, ये जो जमीन पे देख रहे हो, है ना, ये सब चीजें देख रहे हो, ये टुकड़े पड़े हुए बहुत सारी चीजें, बेसिकली ये टुकड़े क्या दिखा रहा है, शैटर्ड का मतलब होता है ब्रोकन इन पीसीस, टुकड़े इसे बोलते हैं, ब्रोकन इन पीसीस। किसके टुकड़े, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो, जिसके पास सिर्फ जिसके पास तानाशाही थी, जिसके पास मोनार्ची थी, दैट इज एब्सोल्यूटिस्ट। देखो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा रूल जिसकी कोई भी पावर को कोई देखता नहीं था, पूरी पावर उसके पास होती थी, दैट इज नो डिस्ट्रेन ऑफ पावर, कि पावर को कोई भी उसको देखता नहीं था, कि पूरी तरह से पावर उसके हाथ में होती थी। इसको बेसिकली हिस्ट्री में क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बताया मोनार्चियल गवर्नमेंट, जो बेसिकली राजा की सरकार थी, राजा की सरकार की पावर अनलिमिटेड होती थी, कोई पावर का देखभाल नहीं करता था कि पावर उसके बाद ज्यादा आ गई है और पावर गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो वो सारा का सारा मोनार्ची के सिस्टम खत्म कर दिया। मैंने क्या बताया आपको, नेशन स्टेट बनाना है, नेशन स्टेट कैसे बनेगा, मोनार्ची को खत्म करके। तो मोनार्ची को देखो खत्म करा हुआ दिखा रहे हैं कि देखो सारी मोनार्ची को हमने पूरा का पूरा तोड़ के फेंक दिया जमीन पे, ये दिखा रहे हैं। क्लियर। उसके बाद सोरियो ने, इसका पूरा नाम को पता ना, पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक सोरियो, जो ऊपर लिखा हुआ था, फ्रेडरिक सोरियो। तो सोरियो ने आगे कह रहा है, क्या दिखाया है, सोरियो ने उतेपियन विजन दिखाया है। उतेपियन का मतलब क्या होता है, वैसे वहां भी लिखा हुआ उतेपियन का मतलब, एक बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ लो उतेपियन का मतलब क्या होता है। देखो उतेपियन का बेसिकली मतलब होता है काल्पनिक, क्या होता है, काल्पनिक, यानी कि बेसिकली उसका एक काल्पनिक विजन था, एक्चुअल में रियलिटी अभी नहीं हुई है ये, कि यूरोप में नेशनलिज्म, यूरोप में बेसिकली नेशन स्टेट सारी बन गई है, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक काल्पनिक विजन है उसका, ठीक है। ऊपर देखो लिखा हुआ भी है, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल, लेकिन वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। वो कह रहे हैं कि ऐसी, ऐसा विजन उसका, ऐसा ऐसा बेसिकली सोच, ऐसी सोच आपकी, जहां पर आपको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। वो क्या कहना चाह रहा है उसके अंदर, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन, कि हम सब लोग
जितने भी हमारे दुनिया में जितने भी लोग हैं वो एज अ डिस्टिंक्ट नेशन है, और उसमें आइडेंटिफाई होते हैं वो अपने फ्लैग्स के थ्रू और नेशनल कॉस्ट्यूम के थ्रू। जैसे कि आप देख रहे हो पूरे यह दिखा रहा लाइन में भी, हर एक बंदा अपने अपने फ्लैग के थ्रू आइडेंटिफाई करवा रहा है, अपने अपने झंडे पकड़े हुए सबने। वो कह रहा है कि जितने भी हमारी दुनिया, अब इसकी दुनिया क्या है, यूरोप की दुनिया की बात कर रहा है। मैंने क्या बताया था, इसकी दुनिया क्या है, क्या बताया था मैंने आपको, यूरोप। तो इसकी दुनिया की बात कर रहा है कि कह रहा है कि मेरे जो दुनिया है उसमें बेसिकली हर एक का अपना अपना कॉस्ट्यूम होता है अलग अलग, हर एक के अपने अपने फ्लैग्स होते हैं जिससे वो आइडेंटिफाई होता है कि जैसे कि मेरी ये स्टेट है, ये जर्मनी स्टेट है, ठीक है, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है। तो हर एक बंदा अपने अपने स्टेट, अपने अपने फ्लैग, अपने कॉस्ट्यूम के थ्रू आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, समझ आ गई बात यहां तक। आगे क्या लिखा हुआ है, लीडिंग द प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब वही है ना कि जुलूस निकाला हुआ है उन्होंने, ये जुलूस निकाला हुआ है, लाइन में लगे हुए सारे लोग कि हमें भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का भैया दर्शन कर ले एक बार। प्रोसेशन, वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, कि वो चाहते हैं कि किसी तरह से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पास हो जाए बस। आर द यूनाइटेड स्टेट, देखो जो यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड है वो पास हो गए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के वो पास हो चुके हैं, यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे जा चुके हैं। वो कह रहा है कौन कौन सी स्टेट आगे जा चुकी है, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड स्टेट क्योंकि पहले आजाद हो गया था, जिस जब ये पेंटिंग बनाई गई 1848 में, तो भैया यूएसए को तो आजादी बहुत पहले मिल गई थी, 17 लगभग 48 में जाके यूएसए को, अगर मैं बताऊं तो, सॉरी 1776 में। यूएसए को 1776 में आजादी मिली थी, और स्विट्जरलैंड को उसी टाइम मिली थी 1848, 12 सितंबर 1848। तो ये जो पेंटिंग बनाई गई थी थोड़ा 12 सितंबर के बाद बनाई गई थी, ठीक है, और ये उसी टाइम उसको आजादी मिली थी स्विट्जरलैंड को। तो ये दोनों स्टेट को कह रहे हैं कि ये तो पहले से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास हो चुके हैं, विच बाय दिस वर्ड ऑलरेडी नेशन स्टेट, क्योंकि वो कह रहा है कि ऑलरेडी वो नेशन स्टेट है। फ्रांस भी, क्योंकि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया था, 1789 में आया था, तो भैया फ्रांस भी पास हो गया है, समझ रहे हो, वही लिखा है, फ्रांस भी पास हो चुका है। देखो आगे लिखा हुआ है, फ्रांस, फ्रांस के आगे लिखा था ना, आइडेंटिफाई बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर। फ्रांस जो है एक ट्राई कलर से आइडेंटिफाई है, हैज जस्ट रीच द स्टैचू, वो स्टैचू अभी अभी भी पहुंचा है। देखो ये जो हल्का सा दिखा रहा है आगे जाके, स्टैचू के अभी भी पहुंचा। अब आप कहोगे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड पहुंचा है अभी तो, अरे मेरे भाई मैंने क्या कहा है अभी, इसके लिए वर्ल्ड का मतलब क्या है, जी हाँ यूरोप। तो भैया यूरोप का कौन सा स्टेट है, ये कौन सी कंट्री है, फ्रांस। उसके लिए तो भैया अभी अभी जो यूरोप के नजर से देखा जाए तो अभी अभी फ्रांस आजाद हुआ है उसके हिसाब से। हालांकि देखा जाए तो जब वो पेंटिंग बना रहा होगा उसके वैसे देखा जाए तो स्विट्जरलैंड उसके हिसाब से उसी ईयर में आजाद हुआ था, लेकिन फ्रांस यूरोप में है, इसलिए यूरोप की खाली बात कर रहा है वो। तो फ्रांस अभी अभी स्टैचू के जस्ट पास हुआ है। तो ये जो अगली आप लोग ये झंडा देख रहे हो ट्राई कलर, ये किसका है, ये फ्रांस का है। क्लियर, बहुत ही बढ़िया। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे देखो, शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। शी का मतलब क्या है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ना, लड़की है ना ये हमेशा ये लेडी दिखा रखी है। जर्मनी पहुंचने वाला है, ये जो पीछे आप देख रहे हो जिसे मैंने देखो सर्कल करा था, ये जर्मनी ऊपर लिखा था, ये बेसिकली जर्मनी का फ्लैग है, और ये कह रहा है कि जर्मनी जस्ट पहुंचने ही वाला है। तो वही लिखा था, शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्डन फ्लैग। तो आप देख रहे हो कि इसका फ्लैग क्या है, ब्लैक है, रेड है, गोल्डन है। तो ब्लैक रेड गोल्डन फ्लैग से पकड़ा हुआ है। फिर आगे कह रहा है, इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज जर्मनी पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। कह रहा है कि जब ये बनाया गया था सोरियो ने पेंटिंग, उस समय जर्मनी तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप। उस समय तो भैया फ्लैग था ही नहीं, कहने का मतलब ये कह रहा है कि जर्मनी का कोई फ्लैग ही नहीं था। ये तो एक बेसिकली उसने एस्पिरेशन, एक आकांक्षा है, ये ने सोचा कि हाँ जर्मनी का जो आजादी मिलेगी 1848 में, उस समय सोचा उसने कि जर्मनी के लोग कैसे चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन किसे कहते हैं,
तो उसको यूनिफाई करने के लिए जर्मनी स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज को नेशन स्टेट के अंदर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लाने के लिए एक जर्मनी का एक इमेजिनरी फ्लैग बनाया गया। किसने? सोरियन। दोबारा समझो क्या लिखा हुआ है कि उस समय जर्मनी पीपल एग्जिस्ट नहीं करता था, यूनाइटेड स्टेट। ये जो फ्लैग है ये एक लिबरल होप है 1848 में, टू यूनिफाई जर्मनी स्पीकिंग पीपल। जो जर्मनी स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज है उनको यूनिफाई करने के लिए बनाया गया इनटू अ नेशन स्टेट, ताकि वो नेशन स्टेट बने अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए? उनको यूनिफाई करने के लिए बनाया गया। उसके आगे लिखा है फॉलोइंग द जर्मनी पीपल। उसके पीछे ऑस्ट्रिया है, द किंगडम ऑफ टू, जो पीछे आप देख रहे हो जर्मनी के पीछे वो ऑस्ट्रिया है। ये जो कह रहा है ये एक ऑस्ट्रिया है, ठीक है। ये मैंने यहां पर गलत दिखा था, ये जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया। ऐसे कई सारे पीछे और देश है। वो कह रहा है जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, किंगडम ऑफ टू स्लाइस, ठीक है। टू, फिर ये भी कंट्री का नाम है, लोमैडी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड, हंगरी, रशिया। तो ये जो पूरी लंबी लाइन देख रहे हो ये सारे यूरोप की कंट्री है। ये पूरी लंबी लाइन जो आ रही है यहां से आती आ रही है। समझ गए बात? आगे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द हेवंस। अब ये कह रहा है, देखो हमने यहां समझ लिया, हमने ये पूरे इमेज का ये पार्ट पूरा समझ लिया। कौन सा? ये वाला नीचे वाला सारा पार्ट समझ लिया कि ये लेडी कौन है, ये लोग क्या कर रहे हैं, सारा समझ लिया। ऊपर का आप समझ रहे हो कि ऊपर का मतलब क्या है। ये कौन है? ये जो ऊपर दृश्य दिखाई दे रहा है, भगवान है बहुत सारे, कौन है ये? वो कह रहा है कि देखो ऊपर है क्रिस्ट, ये जो बीच में खड़े ये कौन है? जीसस क्रिस्ट। बीच में कौन है? जीसस क्रिस्ट। उसके साथ में सेंट्स, संत महात्मा, एंजल गेज अपॉन द सीन। तो ये जो आप देख रहे हो ये तो क्रिस्ट है। ये सारे कौन है? संत महात्मा और गेज, ठीक है। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन। ये बेसिकली ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखो सारे आशीर्वाद दे रहे हैं। ऊपर भी भगवान भी ये चाहता है कि सारे लोगों को आजादी मिले, ये दिखा रहा है। मतलब कि ऊपर भगवान भी यही चाहते हैं कि हाँ ये जो नीचे सब कुछ हो रहा है ये सब कुछ सही हो रहा है। भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं सारे लोग, ठीक है। जैसे हमने रामायण में देखा हो कई बार कि ऊपर से भगवान देख रहे होते हैं कि नीचे क्या हो रहा है, ऐसे यहां पर ऊपर देख रहे हैं सारे भगवान कि देखो नीचे बहुत बढ़िया हो रहा है काम, सारे लोगों को देश में आजादी मिल रही है। तो ये दिखा रहा है। और बीच में क्या लिखा हुआ है? फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा, ठीक है। भाईचारा यानी कि भाईचारा को दिखा रहा है कि सब लोग आजादी चाहते हैं। तो सब लोगों में क्या है? भाईचारा है। सब लोग एक दूसरे की भले की में सोच रहे हैं। सब लोगों के अंदर ब्रदरहुड है, भाईचारा है, उसे क्या बोलते हैं? फ्रेटर्निटी। तो उसको दिखा रहे हैं सारे लोग कि हाँ सारे लोग ये जो भगवान सारे चाहते हैं कि भाईचारा हो सबके अंदर, ठीक है। समझ आ गई बात पूरी अच्छे से? बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब ये पूरा चैप्टर किस चीज के ऊपर है ये बता रहा है। ये पूरा चैप्टर किस चीज के ऊपर पूरा बेस है ये लास्ट में पढ़ लेते हैं। अच्छा, आपके मन में एक और सवाल होता है कि नेशन का मतलब है क्या आखिर? देखो नीचे यहाँ इन्होंने यहाँ पर बता भी रखा है, एनरिच रेनन ने, साथ में आप देखोगे व्हाट इज अ नेशन। यहाँ पर एनरिच रेनन ने बता रखा है नेशन क्या होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, बेसिकली ये फ्रेंच फिलोसोफर थे एनरिच रेनन। उन्होंने कहा कि नेशन जो है ना एक कॉमन लैंग्वेज या कोई रेस का नस्ल भेदभाव, रिलीजन या टेरिटरी के बेस पे बनता है। नेशन क्या होता है? सबका बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है कि यानी कि सबके अंदर एक देश भावना, राष्ट्रवाद बोलते हैं इसे। तो नेशनलिज्म मतलब क्या होता है कि एक राष्ट्रवाद। तो एक नेशन स्टेट कैसे बनेगा? जब सब लोगों के अंदर एक जैसी कोई फीलिंग हो, लेकिन ये फीलिंग अलग अलग हो सकती है। रिलीजन सबके अंदर अलग अलग होता है। तो वो कह रहे हैं कि एक नेशन कैसे बनेगा? क्यूमुलेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट एंड सेक्रीफाइस एंड डिवोशन, यानी कि जो लोगों ने बेसिकली जो हमारे स्ट्रगल करी है, जैसे कि हमारा 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 इंडिया नेशन से कैसे बनता है? हम बेसिकली कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो भगत सिंह ने स्ट्रगल करी, जो बेसिकली लोगों ने, महात्मा गांधी जी ने इतना मुश्किल से हमें आजादी दिलाने में मदद करी, तो सब लोग कनेक्ट कर गए, पूरा देश एकजुट हो गया, उसी को बोलते हैं नेशन स्टेट। जब पूरा देश एकजुट हो जाता है, और एकजुट कैसे होगा? जब उनके अंदर फीलिंग आएगी, जब उनको एक कॉमन पास्ट से कंपेयर करा जाएगा, यानी कि
पास्ट की जो हमारा इतिहास है उसको ले जाया जाएगा, उससे उसे कनेक्ट करा जाएगा, तब हमें लगेगा कि हाँ हमें एकजुट होना। समझ गए बात को? इसी को बोला गया बस। अब ये चैप्टर में यही बताना है, यही चैप्टर में हमें यही इशू, ये इसी इशू से रिलेटेड पूरा चैप्टर है, जो सोरियो ने कहा गया है कि नेशन स्टेट कैसे बनेगा। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म हमारे जो है बहुत ज्यादा आने लग गया था। राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म मतलब बहुत ज्यादा आने लग गया था, जिसकी वजह से स्वीपिंग पॉलिटिकल चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड हो गए। पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चेंजेस आने लग गए थे, सरकार में चेंजेस आ गए थे बहुत ज्यादा। जो मोनार्ची सिस्टम था वो खत्म होने लग गया था 19th सेंचुरी की तब। उसके बाद इसकी जो एंड रिजल्ट हुआ चेंजेस की वजह से, वो ये हुआ कि हमारे पूरे यूरोप में नेशन स्टेट बन गया। नेशन स्टेट मतलब ऐसा स्टेट जहां पर लोगों के अंदर कॉमन चीज होती है, यानी कि सब लोग एकजुट है, सरकार बना रहे हैं वो। और सबसे बड़ी बात क्या है, नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, मोनार्ची नहीं, खुद सरकार बनाते हैं, एकजुट है सारे लोग। ठीक है। इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक पावर, जो यूरोप में जो बहुत सारे साम्राज्य था, एम्पायर थे, उसको हटा के नेशन स्टेट बनाना। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट जो पहले थी, मॉडर्न स्टेट का मतलब जहां पर सेंट्रलाइज पावर थी, यानी कि एक बंदे का पावर होती थी और वो पूरे पूरे टेरिटरी को कंट्रोल करता था, पूरे के पूरे यूरोप को या पूरे के पूरे अपने कंट्री को कंट्रोल करता था यूरोप में। जैसे कि हमारा लुइस 16 था फ्रांस में, है ना। वो क्या करता था, पूरा पूरा फ्रांस को कब्जा करके रखा हुआ था, राजा का बेटा था वो। तो बेसिकली उसको हटाया गया वहां से। फ्रेंच, जो आपने क्लास 9th में पहला चैप्टर पढ़ा होगा, याद करो, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है। तो बहुत, तो ये उसे मॉडर्न स्टेट बोलते थे, जहां पर एक बंदे पावर होती थी, यानी कि मोनार्ची। तो उसको, मोनार्ची को हटाना पड़ेगा, मॉडर्न स्टेट को हटाया। और कौन सा स्टेट बना, नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या होता है, जहां पर मेजोरिटी सिटीजन की होती है, यानी कि सिटीजन बताएगा कि हमारे कौन रूल करेगा। जैसे इलेक्शन हो गए, हमारे कंट्री में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन हो गए, वोट देंगे हम, तब पता चलेगा कि कौन जीतेगा, जनता चूज करेगी। समझ गए? ताकि कॉमन आइडेंटिटी बने हमारी। और सब नेशन स्टेट में क्या होता है, कॉमन आइडेंटिटी होती है, यानी कि एक बंदा, एक फ्लैग होगा वहां पर जिसकी वजह से पूरा देश जाना जाएगा, जैसे इंडिया का फ्लैग है। और हिस्ट्री कॉमन होगी, सब लोग एकजुट हो गए कि हाँ देखो यार, सब लोगों ने स्ट्रगल करी थी हमें आजादी लाने के, तो हमें भी एकजुट होना है। कॉमननेस होती है, मतलब समानता होती है। द कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम, इट फोर्स थ्रू स्ट्रगल। लिखा हुआ ना, जो कॉमननेस जो होती है वो एकदम से नहीं आती, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल से आती है, बहुत ज्यादा जो लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है बहुत ज्यादा, उनसे आती है। थ्रू द एक्शन लीडर एंड कॉमन पीपल, जो बहुत सारे लोगों ने, जैसे भगत सिंह है, आजादी की लड़ाई लड़ी गई ना, तो उससे क्या होता है, लोग एकजुट हो जाते हैं कि हाँ यार हमें भी कुछ करना है। सबसे बड़ा एग्जांपल अभी क्या है, चंद्रयान 3। कि चंद्रयान 3 जैसे ही गया, पूरा देश एकजुट हो गया, यूट्यूब पे रिकॉर्ड तोड़ दिया लाइव के। मतलब इतना ज्यादा लाइव, 10 करोड़ लोग लाइव आज तक कभी नहीं आए। यूट्यूब पे रिकॉर्ड तोड़ के एकजुट हो गए सारे लोग, है ना, क्योंकि देश भावना आ गई हमारे अंदर। यही है। तो ये चैप्टर में आप सारा कुछ यही पढ़ोगे कि नेशन स्टेट बनते कैसे है, यूरोप में कैसे बना नेशनलिज्म, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पूरा आज की वीडियो में समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। और इसके पार्ट आते रहेंगे। थैंक यू।